हेलो एवरीवन। इन द लास्ट क्लास हमने ये समझा था एटम के अंदर कौन कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट से हमने देखा भी था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ था। ऑल द न्यूट्रॉन का आविष्कार बहुत लेट हुआ था। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हुआ था और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर एग्जैक्टली सेम होता है टू अंडरस्टैंड कि टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, राइट। सो इसलिए अभी के लिए हम समझ लेंगे कि एटम मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो बहुत लेट आया, राइट। सो न्यूट्रॉन को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। विल थिंक कि अभी के लिए एटम मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन को हम बाद में देखेंगे, राइट। क्योंकि उस वैसे भी क्योंकि वैसे भी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, करेक्ट। नाउ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट है, फाइन। बट एटम दिखता कैसा है? तो इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए वंस दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स गॉट डिस्कवर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगेन रिपीटिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटॉमिक मॉडल्स बनाने के आइडियाज आए साइंटिस्ट में कि अब इस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हाउ डज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टे इनसाइड एन एटम। ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स बनाया गया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। पहला साइंटिस्ट जो थे, ही वाज थॉमसन, came with his Thomson atomic model. Correct? And then another scientist came who was Rutherford atomic model. Then after Rutherford, another scientist came which was Bohr atomic model. And lastly, one more scientist came which was Sommerfeld atomic model. नाउ हुआ क्या, एक के बाद एक साइंटिस्ट आते गए और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। मतलब जब थॉमसन आए, ही सॉल्व सम प्रॉब्लम कि एटम लुक्स लाइक दिस। रदरफोर्ड ने उसमें कमियां निकाला, ओके ये कमियां है उसमें, तो उसको सॉल्व किया। फिर नील्स बोर आए, नील्स बोर ने रदरफोर्ड में कमियां निकाले उन्होंने। एंड देन समरफील्ड आके नील्स बोर के मॉडल में कमियां निकालना। मतलब एक साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट आके उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ हो गया कि वन साइंटिस्ट केम एंड डिड सम एक्सपेरिमेंट गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टार्टिंग विद थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हाउ डज एटम लुक लाइक अकॉर्डिंग टू थॉमसन। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था ये थोड़ा सा अजीब था। क्यों अजीब था? देखो, थॉमसन के हिसाब से एटम ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है इसका मतलब क्या है? एटम एक थ्री डायमेंशनल स्फेयर है। स्फेयर मीन्स थ्री डायमेंशनल सॉलिड फुटबॉल जैसा है, सॉलिड फुटबॉल जैसा है। ये समझना है तो वाटरमेलन है ये। वाटरमेलन का जो बाहर का ये शेल है ना, ग्रीन शेल या व्हाइट शेल जो है, इनको निकाल दो तो इट लुक्स लाइक अ थ्री डायमेंशनल फुटबॉल जैसा, जो कि सॉलिड है, जिसमें बस रेड पार्ट्स है वाटरमेलन के, एंड बीच में इस तरीके के वाटरमेलन सीड्स प्रेजेंट है। तो ये जो रेड पोर्शन पूरे वाटरमेलन के, तो आधा दिखाया जा रहा है, पर पूरे वाटरमेलन के जो रेड पोर्शन और जो उसमें सीड्स, यही एटम का स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम अगर सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करेंगे, मान लो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रेड पोर्शन है, और उसमें ये जो माइनस माइनस है, ये सारे वाटरमेलन सीड्स है। तो थॉमसन के हिसाब से हाउ एटम वाज लुकिंग लाइक कि एक पूरा थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्फेयर था, और थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्फेयर का चार्ज था पॉजिटिव। एंड उस सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के अंदर, या पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहेगा। एम्बेडेड रहने का मतलब है उसमें प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन के अंदर वाटरमेलन सीड्स एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही ये रेड पोर्शन होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सिस्टम, थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्फेयर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहेगा, लाइक रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन में वाटरमेलन सीड्स एम्बेडेड है। तो रेड पोर्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इसको कंपेयर करा जा रहा है, और वाटरमेलन सीड्स को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को वाटरमेलन सीड से कंपेयर किया जा रहा है। तो यह है एटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है। नाउ इसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फेयर, जो सॉलिड स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये इक्वल है टोटल नेगेटिव चार्ज of the embedded
इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वाटरमेलन के रेड पोर्शन में जितने भी वाटरमेलन सीड्स है, सीड्स का नेगेटिव चार्ज, रेड पोर्शन का पॉजिटिव चार्ज, दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। नाउ आपको अभी तो समझ में आ गया, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, पर ये पूरे सॉलिड एक 3 डायमेंशनल स्फेयर की बात कर रहा हो कि सच में एटम ऐसा दिखता है। तो बाकी साइंटिस्ट ने थॉमसन को पूछा कि बताओ थॉमसन जी, सच में एटम ऐसा दिखता है, तुम्हें कैसे पता? थॉमसन ने बताया, देखो भाई, मुझे रात को सपना दिखा, मैंने बता दिया। मतलब जस्ट देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था ये बोलने के पीछे कि एटम ऐसा दिखता है। तो कोई साइंटिस्ट मान नहीं रहे थे कि एटम ऐसा दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। उनके हिसाब से देखो, एटम एक 3 डायमेंशनल स्फेयर है, और 3 डायमेंशनल स्फेयर का जो रेड पूरा स्फेयर है, ये इसका चार्ज है पॉजिटिव, और उसमें जो डॉट डॉट करके एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज है नेगेटिव, पूरा एटम एज अ होल न्यूट्रल। अब इस मॉडल के बहुत सारे लिमिटेशंस निकाला गया जब बाद में साइंटिस्ट और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते गए। क्या क्या लिमिटेशंस थे? नंबर 1, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाज देयर टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल, टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। नंबर 2, थॉमसन ने कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है ये क्या है और ये किस तरीके से है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब किस तरीके का इंटरेक्शन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड के साथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, क्योंकि ये कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कैसे है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड कैसे है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, क्या है, ही डिडंट एक्सप्लेन एनीथिंग। सो ही नेवर एक्सप्लेन, थॉमसन never explained how positively how electrons are embedded inside positively charged sphere। इन्होंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। एक और लास्ट लिमिटेशन था, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट तो कभी झूठ नहीं बोलता ना, तो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आएगा हमेशा सच बताएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी रॉन्ग, राइट। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के हिसाब से एटॉमिक मॉडल ऐसा हो ही नहीं सकता इस तरीके का सॉलिड स्फीयर जैसा। पर इन्हें थॉमसन बोल रहे हैं अरे भाई एटम ऐसा दिखता है। तो this atomic model does not satisfy alpha ray scattering experiment। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या? तो अगर ये मॉडल करेक्ट होता तो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है जिससे हम एटॉमिक मॉडल निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो मॉडल को उस एक्सपेरिमेंटल आउटकम को सेटिस्फाई करना चाहिए था एटॉमिक मॉडल। पर अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट जो आउटकम मिला, एज पर दैट आउटकम एटम ऐसा दिख ही नहीं सकता। अब एक्सपेरिमेंट क्या था हम डिस्कस करेंगे। तो इतना सारा लिमिटेशन देखने के बाद साइंटिस्ट ने बोला थॉमसन जी बैठ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, तुमने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, ठीक है, नाउ आराम करो, बाकी साइंटिस्ट को अपना काम करने दो, राइट। देन एक और साइंटिस्ट के हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लेके, जिनका नाम था रदरफोर्ड, जिन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि रदरफोर्ड ने सीख लिया कि बिना एक्सपेरिमेंट में बात नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं बोल सकते एटम ऐसा दिखता एटम वैसा दिखता, वी कांट टॉक। सो रदरफोर्ड पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लेके आए एंड देन एक्सपेरिमेंटल आउटकम से उन्होंने बताया देखो एटम ऐसा दिखता है, एटम ऐसा दिखता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको यह समझना अल्फा रे होता क्या है। अल्फा रे का मतलब है बेसिकली ये हीलियम 2+ आयन को हम अल्फा रे बोलते हैं। हीलियम 2+ आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा रे बोलते हैं, ठीक है।
इसी को हम बोलते हैं अल्फा रे, हीलियम 2+ आयन को। करेक्ट। मतलब ये अल्फा रे बेसिकली एक, जब बहुत सारे हीलियम 2+ आयन का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ हीलियम 2+ आयन होगा, इसी फ्लो को हम बोलेंगे, लाइक लेफ्ट से राइट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है, हीलियम 2+ आयन का फ्लो हो रहा है, हम बोलेंगे देखो इस तरफ अल्फा रे जा रहा है, अल्फा रे ट्रैवल कर रहा है। दैट्स ऑल, यही आपका अल्फा रे। गॉट इट। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अल्फा रे। किसका पॉजिटिवली चार्ज आयन? हीलियम 2+ आयन बेसिकली अल्फा रे होता है। हीलियम 2+ आयन का फ्लो होगा तो अल्फा रे होगा, अल्फा रे ट्रेवल करेगा, अल्फा रे जाएगा। गॉट इट। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप करा गया। सो लेट मी जस्ट शो ऑल दिस सेटअप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक गोल्ड फॉयल लिया। तो लेट मी ड्रॉ गोल्ड फॉयल। फॉयल मतलब जो पतला सा होता है, एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, पतला सा, वैसे गोल्ड फॉयल जिसको आप हाथ से ऐसे मेल्ट कर सकते हो। कभी आप देखना वो जहाँ पे कुछ कंट्रीज में ऐसे होते हैं, कॉफी के ऊपर एक पतला से गोल्ड का लेयर लगा दिया। अरे छोड़ो, काजू कतली देख लो, हम गरीबों का खाना। काजू कतली में क्या होता है, उसमें एक सिल्वर का लेयर होता है, सिल्वर का पेपर होता है, राइट, फॉयल होता है, वो काजू कतली पे लगा हुआ रहता है। इसी को अगर आप अमीर हो गए तो क्या होगा, सिल्वर के उसके ऊपर गोल्ड का लेयर लगा के काजू कतली खा सकते हो, राइट। तो बेसिकली गोल्ड का जो पतला सा स्लीट पेपर होता है, पेपर मीन्स फॉयल होता है, उसको यूज करा गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, गोल्ड को ही क्यों, इतना महंगा है गोल्ड, लोहे को यूज कर लेते, एल्यूमिनियम को यूज कर लेते, सस्ता पड़ता। देखो गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब है गोल्ड को पीट पीट के बहुत पतला करा जा सकता है। करेक्ट। बाकी मेटल्स को करने जाओगे टूट जाएगा। दैट्स वाई गोल्ड को यूज करा गया, दैट्स ऑल। अब इस गोल्ड, और ये मत समझना बहुत मोटा है, बहुत पतला है ना। बहुत पतला क्यों करना है हमें, बहुत पतला क्यों करना है? देखो हमें हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करना है ताकि हम एटम का मॉडल पता कर पाए कि एटम दिखता कैसा है। तो गोल्ड फॉइल को अगर बहुत मोटा लेंगे मतलब जैसे कोई बुक्स देख लो, ये जैसे कि एक है, इसका विड्थ देखो बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है। तो अगर ये गोल्ड का प्लेट है, मान लेते हैं अगर ये गोल्ड का प्लेट है, इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, तो इस पार्टिकुलर विड्थ में, इस विड्थ में, ये जो पार्टिकुलर विड्थ है, इस विड्थ में, इस पूरे एरिया पे कितने गोल्ड एटम होंगे? अब बोलोगे सर बिलियंस ऑफ गोल्ड एटम होंगे। तो अगर हम इसको पीट पीट के पतला कर ले और बेसिकली एक सिंगल पेज को रख ले, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई एक इतना पतला कर लिया इस प्लेट को कि ये बहुत इतना ज्यादा पतला हो गया। इस विड्थ में, ये जो पेज का है, पतला सा पेज या गोल्ड फॉइल बोल दो इसको, हाँ, इस गोल्ड फॉइल का विड्थ जितना है, इसमें कितने गोल्ड एटम होंगे? बोलो किसी 2 4 10 12 होंगे या हजारों में होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस में तो नहीं होंगे ना। तो गोल्ड को पतला करने का पीछे रीजन है कि इस विड्थ में, पतला सा पेपर में, पतला सा फॉइल में बहुत कम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए ताकि हम एक गोल्ड एटम का स्ट्रक्चर पता कर पाए। दिखता तो है नहीं कुछ ना, तो हम क्या करेंगे, इस गोल्ड फॉइल, पतला सा गोल्ड प्लेट पे क्या करेंगे, बाहर से अल्फा रे को, जस्ट अ सेकेंड, अल्फा रे को, ये बेसिकली अल्फा रे मतलब हीलियम 2+ आयन का फ्लो, बेसिकली अल्फा रे को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अल्फा रे को फेंकेंगे। तो मैं ड्रॉ एक बहुत कम करूंगा, पर ऐसे बहुत सारे अल्फा रेस इस तरफ आएंगे, मतलब बहुत सारे हीलियम 2+ इस तरफ आएंगे। करेक्ट। जब ऐसा होगा उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें गोल्ड फॉइल, हमें पता है गोल्ड फॉइल इज मेड ऑफ गोल्ड एटम। अब गोल्ड एटम इस अल्फा रे के साथ, मतलब हीलियम 2+ पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उस इंटरेक्शन को देख के हम ये गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड एटम है उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। अगेन रिपीटिंग, गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड एटम है, उस गोल्ड एटम का स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2+ आयन को जब हम इस तरफ फ्लो करा रहे हैं, तो ये हीलियम 2+ आयन गोल्ड फॉइल के गोल्ड एटम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उस इंटरेक्शन को देख के इस गोल्ड एटम का स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब इंटरेक्शन कैसे दिखेंगे, दिखेगा थोड़ी एटम हमें नहीं दिखेगा। तो इसके आसपास हम एक 3 डायमेंशनल
इस तरीके का एक काइंड ऑफ, थोड़ा सा टाइम दो, लेट मी ड्रॉ ऑल दिस। हाँ, इसके आसपास हम इस तरीके का एक ओके, इसके आसपास इस तरीके का एक 3 डायमेंशनली एक फ्लोरेसेंट लेयर हम लगा देंगे। फ्लोरेसेंट लेयर क्या होता है, जैसे कभी आप देखना, आपने एक वाइट शर्ट पहना, अगर आप वाइट शर्ट पे कोई मिट्टी विट्टी लग गया, क्या होगा, जहाँ जहाँ पे मिट्टी लगेगा वहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे। तो आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि मिट्टी कहाँ लगा है, पर आप ब्लैक स्पॉट देख के बता पाओगे हाँ जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे मिट्टी लगा है, पर मिट्टी आता हुआ आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो आप मिट्टी को नहीं देख सकते, धूल को नहीं देख सकते, पर जहां जहां पे ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है आपके व्हाइट शर्ट पे, आपको समझ जाएगा अच्छा व्हाइट, यहाँ पे मिट्टी का दाग है, मतलब मिट्टी यहाँ पे आके लगा है। तो आप ट्रैक कर पाओगे मिट्टी कहाँ पे लग रहा है या कहाँ पे लगा है आपके शर्ट के, राइट। सेम यहाँ पे भी हम अल्फा पार्टिकल को देख नहीं सकते, करेक्ट, हम एटम को देख नहीं सकते, तो हम एटम का स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद इस तरफ जा रहा है, 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 इस तरफ, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, उसको देख के हम एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका आइडिया लगाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा गया, और ये जो है ये एक फ्लोरेसेंट प्लेट है। फ्लोरेसेंट प्लेट का मतलब क्या है, जब भी अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2+ आयन इस गोल्ड एटम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद इधर 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 किधर भी जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां पे से डॉट 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 स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ब्लैक स्पॉट्स आपके शर्ट में, वैसे ही इस पूरे फ्लोरेसेंट लेयर पे डॉटेड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे डॉट मिले, इसका मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल आया है इंटरेक्शन करने के बाद, यहाँ पे डॉट मिले मतलब यहाँ पे आया है, यहाँ पे डॉट है मतलब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आया है आफ्टर डूइंग इंटरेक्शन विद द गोल्ड मेटल और गोल्ड एटम्स, ठीक है। तो हम इस तरफ से अल्फा पार्टिकल का फ्लो कराएंगे, और हमने ये कराया, मतलब रदरफोर्ड डिड दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम ब्लैक स्पॉट या फिर जो स्पॉट से यहाँ पे मिला, मैक्सिमम ऑलमोस्ट मान लो 90% यहाँ पे, मतलब अगर हमने 100 अल्फा पार्टिकल छोड़ा था, 100 हीलियम 2+ आयन छोड़ा था, उनमें से 90 हीलियम 2+ आयन यहाँ पे ही बैठा है, मतलब इस तरफ छोड़ा था इस तरफ निकल गया, वो भी गोल्ड फॉइल के अंदर से पास करके। गोल्ड फॉइल बना है गोल्ड एटम से, मतलब गोल्ड एटम के अंदर से पास करके इधर आ गया। कुछ देखा उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे लेफ्ट में हुआ, कुछ थोड़ा बहुत राइट में हुआ, ये मान लो 3%, ये मान लो 3%, तो 6% के आसपास अप्रोक्सीमेटली मान लेते कि लेफ्ट राइट थोड़ा सा ये अल्फा पार्टिकल बेंट हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल इस तरफ जाके इस तरफ मूव कर गया, पर 90% अल्फा पार्टिकल इधर जाके स्पॉट बनाया गोल्ड फॉइल के अंदर से जाके। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल 4% बचा है, 2% मान लो इधर, 2% मान लो इधर, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे आके स्पॉट बनाया। मतलब बेसिकली हुआ क्या, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस तरीके से सीधा निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल लेफ्ट में नहीं तो राइट में आ गया, और बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक करना मतलब यहाँ पे गया वापस आ गया कॉलिशन करके इस गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है, धक्का लग मुक्की करके वापस आ गया, और ये हो गया लगभग 2% के आसपास, 2% यहाँ पे 2% यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली आई एम एक्सप्लेनिंग। तो ये जो 90% अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, कुछ लेफ्ट राइट बेंट हुआ और कुछ वापस आ गया। अब इसका मतलब क्या, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ना हमें अल्फा पार्टिकल दिखता है ना हमें एटम दिखता है, हमें बस ये स्पॉट दिखेगा कि जहां जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा आफ्टर इंटरेक्टिंग विद गोल्ड एटम इन गोल्ड फॉइल, वो वहां पे हमें स्पॉट देखने को मिलेगा। स्पॉट देख के हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया है आफ्टर डूइंग इंटरेक्शन विद गोल्ड एटम। परफेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले 90% का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ये 3% का एक्सप्लेनेशन क्या है, लेफ्ट राइट किधर भी हो, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। और ये जो एक्सप्लेनेशन ये क्या है, बाउंस बैक करने का एक्सप्लेनेशन नंबर 3। तो 3 एक्सप्लेनेशन हमें मिलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हमें यही मिल सकता है कि देखो भाई, एक ही प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गोल्ड फॉयल है, जो गोल्ड एटम से बना हुआ है, अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधा निकल के जा रहा है, मतलब गोल्ड फॉयल विच इज मेड ऑफ गोल्ड एटम
उसका एक एटम का मतलब गोल्ड एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। एक एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी होता है, तभी तो एक एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी होगा, तभी तो जो अल्फा पार्टिकल एटम के थ्रू पास करने जाएगा सीधा पास कर जाएगा। अगर एम्प्टी ना होता तो बाउंस बैक करता है, लेफ्ट राइट होता है ना। तो इसको मैं दिखाता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या बेसिक आइडिया इससे मिलता है। सो इससे इस तरीके का आइडिया मिलता है। जैसे यहाँ पे मान लो कोई, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन, ओके या ठीक है। और ये हो गया पूरा का पूरा स्केलेटन, जस्ट टू शो यू। हाँ ओके, अब मान लो अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। इस तरीके से निकल गया, 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 इस तरीके से निकल गया। समझ में आ रहा है? ये सारे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा 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 अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल निकल कब पाएगा? ये मान लो ये एक एटम है, एटम के थ्रू तभी सीधा निकल पाएगा ना जब एटम में एम्प्टीनेस बहुत ज्यादा होगा। और कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? नहीं। इससे हमें कंक्लूजन मिला कि कंक्लूजन नंबर 1 मिलता है हमें, ये कंक्लूजन कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एन एटम, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, दैट्स ऑल। एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है? एम्प्टी होता है। नंबर टू इज ये ऑब्जर्वेशन, ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 प्लस आयन लेफ्ट राइट बेंड क्यों कर रहा है? तो भूलना नहीं, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 प्लस आयन, ये लेफ्ट राइट बेंड क्यों कर रहा है? यहां पे क्यों जा रहा है, यहां पे क्यों जा रहा है? व्हाई इज दैट? इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया, देखो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उससे पहले लाइक उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार तो ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट था। तो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल मान लेते, यहां पे नहीं मैं यहां पे दिखाता हूं, मान लेते इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, ठीक है। इस तरफ जाते जाते ये बेंड इस तरफ करेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सीधा निकल जाएगा, है ना। इस तरफ जा रहा था और इस तरफ बेंड करेगा तभी तो हमें, इस तरफ बेंड करेगा तभी तो हमें यहां पे डॉट मिलेंगे। इस तरफ क्यों जा रहा है? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया थ्रू रदरफोर्ड। देखो अल्फा पार्टिकल का है पॉजिटिव चार्ज, और आपको पास दो चीजें, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल, पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, और दूसरी बात एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे हमें एटम का मॉडल अभी नहीं पता, हमें बस कोशिश कर रहे हैं एटम दिखता कैसा है पता करने की। तो जब ये इस तरीके से बेंट हुआ तो उसका दो पॉसिबल रीजन हो सकता था। पहला, ये जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है ये मे भी किसी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के आसपास आ गया होगा, राइट, और दे आर रिपेलिंग ईच अदर और इसलिए बेंट हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी, मे बी ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा था, बीच में इसको कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिखा, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये इस तरफ भाग गया होगा। इसके अलावा कोई और एक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होता है? बिल्कुल नहीं। तो सेकंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है? एटम मस्ट हैव पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट्स ऑल। एटम के पास पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होने ही चाहिए, ठीक है। आप मुझे नहीं पता अभी तक कि क्या है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जब हो गया तो डेफिनेटली हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये तो कंफर्म है नेगेटिव प्रेजेंट है। और प्रोटॉन का आविष्कार तो उससे भी पहले हुआ था, तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों है, राइट। या फिर ये जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है ये पॉजिटिव के कारण हो रहा है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण हो रहा है। तो अभी नहीं पता किसके कारण हो रहा है, दोनों के कारण हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन था ये कि एटम के पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पार्टिकल प्रेजेंट है। तीसरा एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज, कुछ पार्टिकल ऐसे जाके वापस आ रहा है। वापस कब आएगा? एक मान लो मच्छर है, एक मच्छर उड़ रहा है,
सामने एक हाथी खड़ा है, करेक्ट। अब मच्छर जाएगा उड़ते, हाथी से धक्का करके वापस आ जाएगा, तभी तो वापस आ सकता है ना। या फिर मच्छर जाएगा, हाथी को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल कहता है, अल्फा रे मतलब अल्फा पार्टिकल्स का फ्लो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+ आयन, हीलियम के 2+ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस तरफ है, अगर मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जाते जाते बीच में कोई और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिल गया, तो क्या होता, ये इंस्टेंटली कोलाइड करेगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो जाएगा बीच में और कोई पॉजिटिव मिलेगा, रिपल्शन करके वापस आ जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, अल्फा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से आएगा, इसको हटा के देगा और खुद बैठ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये तब हो सकता है जब ये अल्फा पार्टिकल बहुत हेवी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, करेक्ट। पर ऐसा हो नहीं रहा, हीलियम का अल्फा पार्टिकल खुद वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दो मतलब इसका। पहला मतलब है, ये जो अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज हमें ऑलरेडी पता है पॉजिटिव है, ये किसी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ ही कोलाइड कर रहा है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चिपक जाता है एक दूसरे के साथ, वापस आ रहे हैं, मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों पॉजिटिव है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, ऐसा अगर ये जो हीलियम का पार्टिकल है, हीलियम 2+ आयन है, अल्फा पार्टिकल है, अगर ये कोलाइड कर रहा है, हो सकता है इस पॉजिटिव को हटा देता, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये खुद वापस आ रहा है। मतलब क्या, हीलियम 2+ आयन का जो मास है उससे बहुत ज्यादा हेवी होगा ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो इन दोनों एक्सप्लेनेशन से क्या प्रूव होता है कि एक एटम के अंदर एक और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके साथ रिपेल करके ये वापस आ रहा है। नॉट ओनली दैट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है ये बहुत हेवी है, हेवी नहीं होता तो ये खुद इसको हटा देता, करेक्ट। तो तीसरे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं तीसरे ऑब्जर्वेशन को देख के कि एटम हैज अ वेरी heavy mass, has a heavy mass of positive charge called न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यू विल बी सेइंग रदरफोर्ड थ्रू अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सो पहली बात, अगर एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास, हेवी मास प्रेजेंट है और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा और पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे और जो वर्ड है ये अभी एलिमिनेट हम कर सकते हैं इसको, कि ये दोनों होते हैं बेसिकली, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। और जब हम अल्फा पार्टिकल पास कराएंगे एटम के साथ, अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा, जो आउटकम मिलेगा उस आउटकम का एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है, ठीक है। तो पहला एक्सप्लेनेशन, एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था इसका मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, एटम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी तो समझ में आ गया कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते तभी ये बेंट होते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवी मास होता है जिसकी वजह से बाउंस बैक करके आता है कौन, अल्फा पार्टिकल। ये हो एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ये 3, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2, करेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंटल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंटल आउटकम से ये एक्सप्लेनेशन मेरा, आई होप अभी समझ में आ गया होगा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्यों खराब था। क्योंकि इनके हिसाब से ये पॉजिटिवली चार्ज पूरे वाटरमेलन के जो रेड पोर्शन है, इट्स अ सॉलिड पोर्शन, सॉलिड के थ्रू अल्फा पार्टिकल पास थ्रू कैसे करेगा कि 90% अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, इम्पॉसिबल है, सॉलिड में रुक जाएगा, अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर पाएगा क्योंकि एटम का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद एक और, तो ये तो एटम ठीक है, एटम इस तरीके का दिखता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। स्टिल वन प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, व्हिच इज, ठीक है, एटम के अंदर ये होता है, एटम के अंदर जस्ट अ सेकंड, एटम के अंदर हाँ ये होता है, बट एटम दिखता कैसा है, मतलब ये कैसे होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हाउ डू दे स्टे, अगर ये पॉजिटिव भी है, अगर ये नेगेटिव भी है, उनके बीच में स्पेस भी है, लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है।
और बेटर तरीके से मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो पहला एक हेवी मास रहेगा और हेवी मास का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, और सिंस हेवी मास का चार्ज पॉजिटिव है तो इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। क्या न्यूट्रॉन भी हम बोलेंगे? अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब जब इस रदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल को बनाया था न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ नहीं था। ऑल्दो उनको आइडिया था कुछ ना कुछ तो है न्यूट्रल, बट न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ नहीं था, तो अभी के लिए प्रोटॉन, क्यों न्यूट्रॉन वैसे में न्यूट्रल है, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अच्छा खासा गैप भी होता है। अगर गैप नहीं होगा तो एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस कहां से आएगा? 90% स्पेस ही तो एम्प्टी होता है ना एटम का। तो अगर एक पॉजिटिव है प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली दे वुड न्यूट्रलाइज ईच अदर, एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा, नो प्रॉब्लम। तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते क्या? डेफिनेटली करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पास बुलाना चाहिए। तो अगर पास बुलाना चाहिए तो पास क्यों नहीं आता? अब बोलोगे सर पास तो आना चाहिए फिर। अच्छा पास आ जाता तो एम्प्टी स्पेस कहाँ रहता? नहीं रहता ना। पर एटम में एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जिससे ये पास नहीं आ रहा है। तो एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उस टाइम पे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ये पास इसीलिए नहीं आते। तो एक ही ऑप्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस को सराउंड करके रिवॉल्व करता है, क्योंकि रिवोल्यूशन के दौरान जैसे इन पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। वैसे ही बाहर की तरफ जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, बाहर की तरफ क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। और ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होता है तो ना इलेक्ट्रॉन पास आएगा ना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंटल आउटकम के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस जो है इनके बीच में गैप इसलिए मेंटेन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। अगर रिवॉल्यूशन ना कर रहा होता तो ये पास आ जाता बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता। रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा और अट्रैक्शन तो है ही, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन ना पास आएगा ना दूर जाएगा, इस तरीके से रोटेट करता रहेगा। ये प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन। अब अभी का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसका बेस यही है। क्या बोलते हो ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, हाउ डू वी नो? तो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया इसे एम्प्टी स्पेस क्या होता है एंड ऑल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से कंक्लूड करा गया। होप क्लियर है। नाउ प्रॉब्लम क्या है फिर, आगे के एटॉमिक मॉडल क्यों आए? प्रॉब्लम यह था कि किसी साइंटिस्ट ने पूछ लिया रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड जी बताओ ये एटम कलर क्यों दिखाता है? अब बोलोगे सर एटम कलर थोड़ी दिखाता है। अरे हाँ दिखाता है ना। एटम कलर दिखाने का मतलब कुछ तो लाइक हर एक चीज एटम से बना हुआ है। तो जब हमें रेड, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख लो रेड कलर बना हुआ है, तो स्क्रीन जिस एटम से बना हुआ है उससे रेड कलर रिलीज हो रहा होगा। कलर क्या है? लाइट है, रेड लाइट रिलीज हो रहा होगा। लाइट क्या? एनर्जी है, रेड लाइट के जो एनर्जी है वो रिलीज हो रहा होगा। तो एटम एनर्जी रिलीज कैसे कर रहा है? क्योंकि लाइट एक एनर्जी है, समझ ना, लाइट एनर्जी है। हाँ, तो जब रेड लाइट एमिट कर रहा हो, रेड लाइट का अपना एक एनर्जी होगा, तो एटम बेसिकली एनर्जी एमिशन हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज एटम से बना हुआ है। तो एटम ही एनर्जी रिलीज एमिशन कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो एटम एनर्जी रिलीज कैसे कर रहा है, राइट? तो यहां पे रदरफोर्ड ने बोला अच्छा ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। उन्होंने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया समझो। सो वाई डू, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल, ओके। वाई डू एटम्स शो कलर? या इसका और बेटर क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ एटम्स एमिट एनर्जी। ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ने बोला अरे बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। उसने बोला ठीक है सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन दे दो। तो ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक मान लो नेगेटिव चार्ज है। फिर एक और सिचुएशन जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सिचुएशन में से ये सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है या फिर ये सिचुएशन ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है? मतलब
यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में हो रहा है? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर जब डिस्टेंस बहुत कम है तब पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे मोर अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे लेस अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन होने से सिस्टम एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना अट्रैक्ट करेगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो दिस सिस्टम इज मोर स्टेबल, दिस सिस्टम इज लेस स्टेबल। अब आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कोई सिस्टम अगर ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी कम होता है, और कोई सिस्टम अगर कम स्टेबल होता है उसका एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो इसका है लेस एनर्जी, इसका है मोर एनर्जी। क्लियर है पूरा? तो ये जो लेस एनर्जी और ये जो मोर एनर्जी है, किसका एनर्जी? यहाँ पे हम सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों सिस्टम में इस जो पॉजिटिव दिख रहा है इसको क्या मानोगे? मान लो ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अपनी जगह तो अच्छा खासा हेवी होता है। न्यूक्लियस के प्रोटॉन आपको पता है 1837 टाइम्स हेवी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन हमें पता नहीं अभी। हाँ, तो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन बहुत हेवी प्रोटॉन बैठा हुआ है। तो ये तो भाई अपनी जगह बैठा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से। इन विच सिचुएशन दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव मोर एनर्जी and in which situation this electron would have less energy? तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, और अगर न्यूक्लियस के पास रहा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम का एनर्जी कम हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे उसके एनर्जी ज्यादा होंगे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने पास होंगे उसके उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी उतने ही कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम। करेक्ट? अब अगर ऐसा है तो रदरफोर्ड ने बोला, तो भाई देखो, तो आपने पूछा ना एटम एनर्जी कैसे एमिट कर रहा है, और वो एनर्जी अगर लाइट हुआ तो लाइट एमिट करेगा, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बोला देखो भाई बहुत सिंपल, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अगर दूर है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर पास आएगा उसका एनर्जी कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर से अगर पास आएगा तो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का कम होगा। कम होगा मतलब क्या? अगर मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 जूल था, अभी एनर्जी 20 जूल है, बाकी 80 जूल एनर्जी कहाँ जाएगा? दूर था इलेक्ट्रॉन तो 100 जूल, पास है तो 20 जूल, क्योंकि एनर्जी कम होगा उसका, लेस एनर्जी। तो 80 जूल दूर से जब पास आएगा तो 80 जूल एनर्जी क्या होगा? एमिट हो जाएगा। इन्होंने बोला देखो इलेक्ट्रॉन दूर से बेसिकली न्यूक्लियस से पहले दूर था, जब न्यूक्लियस से पास आएगा तो इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, और इस तरीके से आपको एनर्जी एमिशन मिलेंगे एटम से। सिंपल सी बात है। और कैसे एमिट करेगा? बहुत ईजी है। उन्होंने बोला देखो ऐसे करेगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी रिलीज करते रहना चाहिए क्योंकि लाइट हमेशा हमें दिखता है। तो उन्होंने बोला देखो भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा। थोड़ा गंदा बन गया लास्ट मोमेंट पे, फिर से ड्रॉ करते एक और बार। इस बार सही होनी चाहिए, ऑलमोस्ट ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ये स्पाइरल मोशन क्यों ड्रॉ करा गया? क्योंकि स्पाइरल मोशन ड्रॉ इसलिए करा गया था, समरफील्ड रदरफोर्ड ने बताया देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पास आना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा तो एनर्जी एमिशन कर रहा है, तभी तो हमेशा, जैसे रेड कलर है, ये रेड कलर आपको अभी भी दिख रहा है स्क्रीन का, रेड कलर ये लिखा हुआ जो चीज़ है, तो हमेशा एनर्जी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिशन करने का एक ही तरीका है, न्यूक्लियस के पास आओ। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आएगा तो ये हमेशा पास आते रहना चाहिए ताकि हमेशा एनर्जी एमिशन होते रहे। ठीक है ना? तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमेशा ही न्यूक्लियस के पास आएगा, मतलब इस तरीके के स्पाइरल मोशन के थ्रू, स्पाइरल पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके कोलैप्स कर जाएगा। ये था उनका एक्सप्लेनेशन। अब साइंटिस्ट ने इनको पकड़ लिया, अच्छा ऐसा क्या? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा ही एनर्जी एमिट करेगा तुम्हारे हिसाब से, राइट? रदरफोर्ड ने बोला हाँ हमेशा एनर्जी एमिट करेगा। अब एनर्जी को तो हम देख नहीं सकते, तो एनर्जी को मेजर करने के लिए होता है स्पेक्ट्रम। क्या होता है? स्पेक्ट्रम। अगर कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, उससे हमें मिलता है कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट हो रहा है। आप एक मशीन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे एनर्जी को रिकॉर्ड करे जा रहे हो, तो उससे जो स्पेक्ट्रा मिलता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट इन दिस वे। ये मान लो कोई, ये जो स्पेक्ट्रम में ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखो बीच में कोई गैप नहीं है, पूरा येलो कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं एज पर रदरफोर्ड, और हमेशा पास आएगा तो हमेशा एनर्जी एमिट करेगा। तो जब हम स्पेक्ट्रम इसको रिकॉर्ड करेंगे एनर्जी एमिशन कर रहे हैं, देख नहीं सकते हम एनर्जी को, राइट? तो इस तरीके के बैंड मिलेगा जहां पे हर जगह येलो कलर, हर जगह येलो कलर का, मतलब जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है, ऐसा होता नहीं है। हर जगह इस तरीके का कलर से मतलब क्या, हमेशा एनर्जी एमिशन हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अगेन एक्सपेरिमेंट झूठ नहीं बोलता। क्या सच में एटम से इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है? क्योंकि आप ये तो देख नहीं सकते ना कि एटम के जो न्यूक्लियस है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ के थ्रू रिवॉल्व कर रहे हैं। यू कांट सी इलेक्ट्रॉन्स, यू कांट सी एटम्स। अब बस स्पेक्ट्रा को मशीन के थ्रू देख सकते हो। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि सच में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व, स्पाइरल मोशन, स्पाइरल पाथ के थ्रू रिवॉल्व करके न्यूक्लियस पे कोलैप्स करता है, इसको चेक करने के लिए व्हाट अदर साइंटिस्ट डिड, दे डिड एक्सपेरिमेंट ऑन एटम। दे डिड बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोजन एटम। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने हाइड्रोजन एटम का, जो हाइड्रोजन एटम जब एनर्जी एमिशन कर रहा है, उस एमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड किया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और उनको मिला एक स्पेक्ट्रा। और वो हैरान हो गए। व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा दे गॉट? दे गॉट दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा। समझ लो, बस बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। मतलब उनको बस कभी कभी देखा कि कभी कभी एनर्जी एमिशन हो रहा है। जैसे एनर्जी एमिशन हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर एनर्जी एमिशन हुआ तो आपको स्पेक्ट्रा में कुछ लाइन मिला, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर से हुआ। अगर हमेशा होता तो हमेशा ऐसे लाइन मिलते जाते, हमेशा लाइन मिलते जाते, मतलब पूरा बैंड ही ऐसे येलो हो जाता जैसे यहां पे हुआ है। हुआ है मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से ये होना चाहिए था। पर रियलिटी में उनको ऐसे लाइंस 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 मिलने लगे, जिनका नाम इन्होंने दिया लाइन स्पेक्ट्रम। गॉट इट? रदरफोर्ड के हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए इस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। करेक्ट? इस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलना चाहिए। ये तो सोचा भी नहीं उन्होंने, पर रियलिटी में ये मिला नहीं। रियलिटी में क्या मिला? रियलिटी में लाइन स्पेक्ट्रम मिला। और अगेन आई एम सेइंग, एक्सपेरिमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स समहाउ ये स्पाइरल मोशन वाला कंसेप्ट गलत है, बट स्टिल रदरफोर्ड वाज राइट। रदरफोर्ड वाज राइट कि एनर्जी, एक एटम एनर्जी तभी एमिशन कर सकता है जब उस एटम के इलेक्ट्रॉन दूर से पास आए। तो दूर से पास तो आना आएगा, पर स्पाइरल पाथ के थ्रू नहीं आएगा। तो कैसे? मतलब स्पाइरल पाथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंटिन्यूअसली पास आ रहा है। देखो कंटिन्यूअसली डिस्टेंस कम होते जा रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कंटिन्यूअसली डिस्टेंस कम होगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिशन होगा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, पर वो मिल नहीं रहा। मिल रहा है ऐसा, ये मिल रहा है तो हमें समझ में अच्छा, ये मिल रहा है मतलब क्या? हमेशा पास नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, कभी कभी पास आएगा। जब जब पास आएगा तब तब ऐसे लाइंस, एनर्जी एमिशन होंगे। एनर्जी एमिशन होंगे तो इस तरीके के लाइंस मिलेंगे। हमेशा लाइंस नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लाइंस मिलेंगे, तो फिर तो वो ऐसे ही हो गया ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हमेशा लाइन नहीं मिलेंगे। कभी कभी लाइंस मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है न्यूक्लियस के, कभी कभी नहीं आ रहा है। ये क्या है? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, अब ये सब करने के बाद साइंटिस्ट ने तो प्रूव कर दिया, देखो भाई तुम यहां तक तो सब कुछ सही थे रदरफोर्ड जी, पर इसके बाद जो एटम एनर्जी एमिशन करेगा कैसे, ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगर होता तो हमें ये मिलता, पर एक्सपेरिमेंटली ये मिलता है, ये गलत है, ये नहीं मिल रहा है। परफेक्ट, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा एज पर रदरफोर्ड, एक स्पाइरल पाथ के थ्रू, तो एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा एटम में। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा एटम में, तो हमें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ये जो गैप वाला कंसेप्ट है, बहुत सारा गैप है। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो गैप किसके बीच में हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप है? गैप, तो गैप का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। गैप का कंसेप्ट खत्म होगा
तो फिर लाइक हाउ डू एक्सप्लेन इट? क्योंकि गैप तो होता है, तभी हमें उस तरीके का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मिला था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। सो इट मीन्स समहाउ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन आके कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। पर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी वो पॉजिटिवली को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और गैप भी है। अगर ये नहीं है तो गैप कैसे निकालोगे? बस न्यूक्लियस तो गैप कैसे, गैप किसके रिस्पेक्ट पे गैप निकालोगे? अभी जैसे इसके और इसके बीच में गैप है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में गैप बता रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो दो लिमिटेशन जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से डेवलप करा गया, देखा गया बाय अदर साइंटिस्ट, व्हिच वाज नंबर वन, limitation number one, limitations number one, atomic stability is hampered if electron shows or electron does spiral motion. ओके, ये एक प्रॉब्लम था, एटम स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा। फिर नंबर टू लिमिटेशन जो था कि एज पर रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट शो स्पाइरल मोशन, ओके, एंड emit energy in a continuous manner to give continuous spectrum. But in reality we get लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के हिसाब से हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए स्पाइरल मोशन के ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, बट हमें नहीं मिलता, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, मतलब रदरफोर्ड का जो स्पाइरल मोशन वाला कंसेप्ट था ये गलत प्रूव हो गया। गॉट इट? अब इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली एक और साइंटिस्ट आएंगे, इन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए एक और साइंटिस्ट आएंगे, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों मिल रहा है, इसको देख के बताओ कि एटॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है तो कैसा है। नील्स बोर, ओके, नील्स बोर के बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि अगला एटॉमिक मॉडल होगा। नाउ उससे पहले मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखो कलर्स कंटिन्यूअसली हर जगह है, हर एक वेवलेंथ के कलर है जो कंटिन्यूअसली एमिट होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में देखो पूरा ब्लैक पट्टी है, और यहाँ पे देखो ये कलर दिखना यहाँ पे, फिर ये कलर यहाँ पे, फिर ये कलर यहाँ पे, फिर ये कलर यहाँ पे। कभी कभी लाइंस मिल रहा है। लाइंस मिलने का, कभी कभी लाइंस मिलने का रीजन क्या है कि ये बेसिकली जब जब लाइन मिल रहा है मतलब तब तब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिशन करता है। फिर लाइन नहीं, कोई लाइन नहीं मिलता मतलब न्यूक्लियस पास नहीं आता, उसी डिस्टेंस पे बैठा होता है। हाउ कुड यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम का पिक्चर, बेटर रिप्रेजेंटेशन इज दिस, और ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बेटर रिप्रेजेंटेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। बट बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा न्यूक्लाइड्स के बारे में सीखना है। न्यूक्लाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लाइड्स बेसिकली देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? न्यूक्लाइड्स के थ्रू करेंगे। इसका तरीका क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? आई एम शोइंग यू। बहुत इजी तरीका है। कोई भी एक एटम को लिखो, एटम का फॉर्मूला लिखो, उस एटम के फॉर्मूला के लेफ्ट अपर साइड में उसके मास नंबर लिखो, जिसको हम ए बोलते हैं, और लेफ्ट प्रीफिक्स में अब यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखो, जिसको हम उसको Z बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट एटम। ठीक है, N, और यहाँ पे Z। परफेक्ट। एक
न्यूट्रॉन आपको पता है ऑलरेडी न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक एटम और एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम बट ऑपोजिट होता है। मतलब एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव दे कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो ये भी पता होना चाहिए आपको, इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम number of electron must be equal to number of proton. All right, एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यूक्लाइड्स है, न्यूक्लाइड्स के जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, चाहो तो मैं एक एग्जांपल भी आपको दे दूं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे हो गया 23 11 Na, मतलब हम सोडियम की बात कर रहे हैं बेसिकली। इससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है। 11 क्या है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया 11, Z इक्वल्स टू 11। ऑलराइट, देन यहां पे एक और चीज देखो आप, ये है आपका 23 मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 23 माइनस 11, 23 माइनस 11, दैट गिव्स मी 12। परफेक्ट, 12। एंड लास्टली इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट एटम मेंटेन्स इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो वी कैन गेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन दिस वे। ऑलराइट, अब ये जो न्यूक्लाइड्स है, इनके बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला, दो न्यूक्लाइड के बीच में रिलेशन हो सकता है कि दोनों न्यूक्लाइड एक दूसरे के आइसोटोप से, कि दो न्यूक्लाइड में दूंगा, दो न्यूक्लाइड के बीच में रिलेशन क्या होगा? दे वुड बी आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। मतलब क्या बताऊंगा ऐसे, दे कुड बी आइसोबार्स, देन दे कुड बी आइसोटोन्स, एंड दे कुड बी लास्ट वन आइसो डायाफर्स। तो दे कुड बी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स। तो दो न्यूक्लाइड आपके पास है, इस तरीके का दो न्यूक्लाइड आपके पास है, और दोनों के बीच में रिलेशन या तो दोनों आइसोटोप एक दूसरे का होगा, नहीं तो आइसोबार होगा, नहीं तो आइसोटोन्स होंगे, नहीं तो आइसोडायफर्स होंगे। दो की जगह पे आप तीन भी ले सकते हो, तीनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, आइसोटोप्स क्या है। दो न्यूक्लाइड्स हम या मल्टीपल न्यूक्लाइड्स हम लेंगे, सो न्यूक्लाइड्स with same number of proton but different number of neutrons, करेक्ट। इनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स ऑफ दिस। ये जो न्यूक्लाइड्स होंगे ये बोलेंगे ये एक दूसरे का आइसोटोप्स है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं तीन आइस एच 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 लिखता हूं, 1 1 1 2 1 3, ये तीन न्यूक्लाइड्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये बेसिकली इसका अगर आप देखो, इसको हम बोलते हैं जनरल हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं जनरल हाइड्रोजन, या फिर प्रोटियम बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन, या फिर ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर ट्राइटियम। ऑलराइट, ये इनमें अगर आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करना नहीं है यहाँ पे आइसोटोप्स देखने के लिए, इसमें प्रोटॉन काउंट करो। देखो प्रोटॉन क्या होता है, ये जो नीचे की वैल्यूज है, ये नीचे की वैल्यूज हमेशा प्रोटॉन से। तो हर किसी स्पीशीज में प्रोटॉन 1 1 एंड 1 है। ये क्या है? ये बेसिकली मास नंबर होता है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन एक है और मास नंबर भी एक है, मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं,
तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है। कैसे निकालना है? दिस माइनस दिस करना है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर एक होगा तो ही मास नंबर 2 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू मास नंबर। तो यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 - 1 इक्वल्स टू 2। मतलब इन तीनों स्पीशीज में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे के आइसोटोप्स है। ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे के आइसोटोप्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। गॉट इट? अगर इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, तो इनका मास नंबर क्या होगा? मास नंबर मतलब क्या होता है? ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 1 2 3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दैट मास नंबर भी डिफरेंट। ऐसे स्पीशीज को बोलेंगे ये एक दूसरे के आइसोटोप्स से। आ गया समझ में? तो ऐसे एक और सेट्स ऑफ, और एक दो सेट्स एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, ठीक है? जैसे मान लो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ओ ओ ओ ओ, फिर नाइट्रोजन एन एन एन, ठीक है? O6, ओ का एटॉमिक नंबर 8 होता है हमेशा, और ओ का होता है 16 17 18। तो ऑक्सीजन के भी ऐसे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तीसरे वाले क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है? ये अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करो, प्रोटॉन काउंट करो, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करो, Z प्रोटॉन N न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा 8 है, न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। तो इन इससे क्या होगा? इनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे मास नंबर कितना होगा? 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। तो अगेन देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो ये सारे क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। करेक्ट? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कार्बन 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 6 6 6 12 13 14। अगेन C14 रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव पता है ना, जो अल्फा बीटा गामा रेस रिलीज कर सकता है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर मास नंबर बाद में निकालेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6 6 6। न्यूट्रॉन यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 माइनस करना है बस। 14 - 6 8 होता है। यहाँ पे कितना होगा? 12 13 14। अगेन ये सारे क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। करेक्ट? वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूँ सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे मोस्टली कर लो, ठीक है? जैसे एक और हो गया क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन कितने? 17 - 37 35 - 17 वुड बी 18, यहाँ पे 20। दोनों ऐड कर दो, you'll be getting 35 37। तो अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो ये भी एक दूसरे का आइसोटोप्स होगा। ओके, अब नेचर में जब हम क्लोरीन देखते हैं, नेचर में क्लोरीन, अगर मान लो आपने क्लोरीन कलेक्ट किया एक कंटेनर में, तो क्लोरीन मतलब अब ये भी उसमें होता है, ये भी उसमें होता है। हाँ, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसका परसेंटेज कम होता है। ये आपको रटना नहीं है कि इसका परसेंटेज ज़्यादा या कम होता है, बट यस होता है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस आपने कलेक्ट किया नेचर से हाँ, नेचर में हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस। तो आपको क्या लगता है बस H2 होता है प्रेजेंट? नहीं, H2 मैक्सिमम 98 99% परसेंटेज होता है हाइड्रोजन गैस। साथ में हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, ये, इसको हम हेवी हाइड्रोजन या फिर इसको हम सिंपली डी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम टी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब, और इसको जनरली हम जस्ट H साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन ही है, पर उनके अलग अलग आइसोटोप्स है। नेचर में जब आप हाइड्रोजन गैस बोलते हो ना, तो 98 to 99% H2 होता है, बाकी ये दोनों मिला के 1% होता है। तो मैक्सिमम पोर्शन इसी का होता है, बाकी ये भी होते हैं। तो अगर आपने नेचर से हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया, तो उसमें ये भी H2 भी आएगा, D2 भी आएगा, T2 भी आएगा, तीनों आएगा, बट मैक्सिमम ये आएगा। सेम ऑक्सीजन के साथ भी मैक्सिमम ये होता है, कार्बन के साथ भी मैक्सिमम ये होता है, बट होता तीनों है। ये मत समझना कार्बन बस इसी फॉर्म में होता है जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। नहीं, कार्बन के 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन वाला फॉर्म भी होता है, जो कि इस फॉर्म का आइसोटोप से होता है। और नेचर में तीनों होते हैं फॉर्म, तीनों आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं एज कार्बन।
तो अगर मैंने जैसे मान लो कोई लकड़ी का कोई सामान है मेरे पास, अभी दिख नहीं रहा मेरे पास, ये टेबल खुद बना हुआ है लकड़ी का, इसमें कार्बन है, ये इस कार्बन में C12 भी है, C13 भी है, C14 तीनों है। हाँ, इस कार्बन में अगर 100 कार्बन है, उनमें से मे बी 98 कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, परसेंटेज में भूल गया हूं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। फाइन, ये होते हैं आइसोटोप्स। ग्रेट। तो इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार्स, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं स्पीशीज के बीच में, ठीक है। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स वो स्पीशीज है जिसमें न्यूक्लाइड्स with different number of proton and different number of neutrons but same mass number। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का समेशन, ये सेम। एग्जांपल तो समझ जाओगे। देखो यहां पे मान लो जैसे कि एक हो गया कैल्शियम, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे 40, और एक होता है आर्गन, इसका 18, इसका 40। ये दोनों स्पीशीज को देख लो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, और फिर मास नंबर बाद में निकालेंगे। प्रोटॉन कितने 20, यहाँ पे 18। न्यूट्रॉन कितने 40 माइनस 20 गिव्स यू 20, यहाँ पे 40 माइनस 18 गिव्स यू 22। इन दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, पर इन दोनों का समेशन करोगे यहाँ पे भी 40 मिलेगा, यहाँ पे भी 40 मिलेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों जो न्यूक्लाइड्स है इनके बीच में रिलेशन आइसोबार का है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोबार से। समझ में आ गया? इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा रिलेशन है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स ये क्या है? ये आइसोटोप्स का उल्टा है। आइसोटोन्स और उल्टा है आइसोटोप्स का। टोप्स मतलब इसका उल्टा है, इसमें जो था इसका ठीक उल्टा है। मतलब क्या? न्यूक्लाइड्स with same number of neutrons but different number of protons। मतलब क्या? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जैसे कि ये हो गया 14 6C कार्बन का ये वाला आइसोटोप्स, एंड एक और स्पीशीज हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का 16 8। करेक्ट। तो इनमें अगर आप प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, फिर मास नंबर बाद में देखेंगे, मास नंबर का ऐसा कुछ है नहीं। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, 6 8 डिफरेंट है। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालना है? 14 माइनस 6 कितने होते हैं? 8। 16 माइनस 8 क्या होते हैं? 8। करेक्ट। तो अब इनका अगर मास नंबर निकालते हो, यहाँ पे 14 आता है, यहाँ पे 16 आता है, मतलब डेफिनेटली अगर एक सेम होगा और दूसरा डिफरेंट होगा तो मास नंबर भी डिफरेंट होगा। मास नंबर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आइसोटोप्स में क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट था। इसमें आइसोटोन्स में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। ऐसे तो आपको इस तरीके का न्यूक्लाइड दिया हुआ रहेगा, आपको बस ये ढूंढना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आपको ये पता होगा तो रिलेशन अपने आप निकाल पाओगे। एक और रिलेशन है जिनको हम बोलते हैं आइसो डायफर्स। लास्ट न्यूक्लाइड रिलेशन से, राइट। आइसो डायफर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आपके पास न्यूक्लाइड्स है, तो न्यूक्लाइड्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब दो न्यूक्लाइड से उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, बट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और सेम। डिफरेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेम होने चाहिए। एग्जांपल तो समझ जाओगे। जैसे
आपके पास है यूरेनियम, आपके पास है थोरियम, थोरियम 90, यूरेनियम 92। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ पे 234 होता है, यहाँ पे 238 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आई थिंक आई एम राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन कितने? 92। न्यूट्रॉन कितने? यहाँ पे प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन कितने इसमें? 146, यहाँ पे 144। करेक्ट। एक काम करो, आप डिफरेंस निकालो, जेड और एन में ये जो साइन है ये डिफरेंस साइन होता है। डिफरेंस कितना है? यहाँ पे आ गया 4 एंड 5, यहाँ पे आ गया 4 एंड 5। तो देखो इन दोनों केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस सेम है, बट न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों एक दूसरे का आइसो डायाफर्स होंगे। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये सारे न्यूक्लाइड्स का रिलेशन हो गया है। कुछ और स्पीशीज भी होते हैं, लगे हाथ हम कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूक्लाइड्स का पार्ट नहीं है, अलग है। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम सुन के समझ में आ गया। ऐसे स्पीशीज, स्पीशीज मतलब क्या? इट कुड बी एटम हो सकता है, ये आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनको हम स्पीशीज बोलेंगे इन जनरली। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कार्बन 4+, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, एप सिंगल-, नियॉन Na+, Mg2+, Al3+, सिलिकॉन 4+। इन सब में अगर आप चेक करोगे, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। कैसे? इनमें आपको पता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, तो न्यूट्रल एटम में, मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूट्रल एटम के केस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है। तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होने चाहिए थे, पर मैंने क्या किया, यहाँ पे 4+ कर दिया। आई एम सॉरी, यहाँ पे 4+ नहीं, इट वुड बी 4-। तो न्यूट्रल कार्बन में 6 प्रोटॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भी है। 4 और माइनस दिया, 4 और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 माइनस होता है, बताया था लास्ट क्लास में। 4 माइनस मतलब 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, कार्बन 4- में 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन भी होता है, पर 3- बोल रहा हूं, मतलब 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन का 10, इसका भी 10, ये न्यूट्रल 10। सोडियम के केस देख लो, सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 प्लस दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 10 बचा। मैग्नीशियम से 2 निकला, 10 बचा। एल्यूमिनियम से 3 निकला, 10 बचा। सिलिकॉन से 4 निकला, 10 बचा। तो ये सारे स्पीशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इन सबको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और एग्जांपल्स दिया जा सकता था, पर मैंने अभी यही दिया है। ठीक है, और देना है तो आप चाहो तो मैं एक और दे दूं एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हो गया CO, NO+, CN-। अच्छा, काम करो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास 8, टोटल कितने हो गए? 14। ओके। NO+ में देखो, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो -1, कितना होता है? 14। C के पास क्या है? 6। नाइट्रोजन के पास कितना है? 7। माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, कितना? 14। तो ये सारे स्पीशीज अगेन दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वन मोर जो बुक्स में मिलेंगे नहीं, ये मेरा निकाला हुआ नाम है, आइसोप्रोटॉनिक। मतलब क्या? हम ये सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, आइसोप्रोटॉनिक दो स्पीशीज है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। करेक्ट। ऑल्दो आइसोप्रोटॉनिक स्पीशीज को हम जनरली आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स, पर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच फॉलो करना चाहता हूँ। कैसे? कुछ एग्जांपल्स मैं अलग तरीके से दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइसोटोप्स के एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, अदर देन आइसोटोप्स के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, और वो एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे मान लो H प्लस है, HA, H माइनस है। इनमें अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे, हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन हमेशा 1 ही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे, एक प्रोटॉन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें एक माइनस ऐड हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो अलग अलग है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इनका क्या है? सेम है। इनको क्या बोलते हैं? दे आर आइसो प्रोटॉनिक स्पीशीज। ऑलराइट, और डेफिनेटली ये आइसोटोप्स तो नहीं है। तो आइसोटोप्स के अलावा भी ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक्स थिंग्स। तो याद रखना ये न्यूक्लाइड पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। मेन जो पोर्शन था दैट वाज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसका लिमिटेशन। मेन लिमिटेशन क्या था? मेन लिमिटेशन था स्पाइरल मोशन के थ्रू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाना एज पर रदरफोर्ड, पर होता नहीं है, वो दिखाता रियलिटी में लाइन स्पेक्ट्रम है। और दूसरा, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन आके कोलैप्स कर जाना चाहिए एज पर रदरफोर्ड, पर रियलिटी में ऐसा होगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा नहीं जा पाएगा। राइट, तो ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था लाइन स्पेक्ट्रम वाला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा, जो हम अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, अगेन ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स। नहीं आता है समझ में, पूछो, डाउट पूछो। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे।